नमस्ते भाइयों, मैं ब्रह्मदत्त लीगल हेल्प सॉल्यूशन एसोसिएट से आप सभी के बीच में आज फिर से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ मैं। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि महिलाएं हमेशा सीआरपीसी 125 का यूज करती हैं। ये जस्ट एक प्रार्थना पत्र है, एफिडेविट के साथ में न्यायालय में दाखिल किया जाता है। तो आज हम इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे कि किस तरीके से आपको अपना बचाव करना है, किस तरीके से आपको आपत्ति देनी है। हालांकि हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि अगर 125 सीआरपीसी के तहत में भरण पोषण के लिए कोई आदेश हो जाता है और उसमें झूठे कथन, झूठा एफिडेविट और जानते हुए स्टेटमेंट अगर दिए जाते हैं कि हाँ ये ट्रू हैं, तो आप किस तरीके से एक्शन ले सकते हैं, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है। आज हम बात करेंगे कि रिस्पोंडेंट है, पटिशनर है, प्रतिवादी के खिलाफ अगर मुकदमा दायर है तो क्या न्यायालय उससे सबूत मांग सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो या डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो, क्या वो मांग सकता है? और इस पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ जो सीआरपीसी 125 में भरण पोषण में वो किस पे रहता है, और आज हम इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे। और अपनी बात शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि हमारा जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको बचाना है, आपके परिवार को बचाना है। और मैं चाहता हूं कि मास मैसेज में हमारी बात आप लोगों तक पहुंचे, क्योंकि 125 सीआरपीसी भरण पोषण है, इसको केवल कुछ ही ऐसे तथ्य हैं जिन पे ये खारिज करवाया जा सकता है। आज हम बहुत ही बेहतरीन मुद्दे पे बात करेंगे जिससे कि आप अपना बचाव कर सकते हैं और आप अपने केस को अच्छी तरीके से डिफेंड कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि ये वीडियो हमारा अंत तक देखो और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये महिला कानून है, इसकी हर कमी, हर काट को हम आप लोगों के सामने रखेंगे और आप लोगों को एक मास मैसेज के ज़रिए हम बताते रहेंगे कि किस तरीके से आपको अगला मूवमेंट लेना है, किस तरीके से आपको अपना बचाव करना है, अपने परिवार को बचाना है। तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई न्यायालय में मुकदमा दाखिल होता है तो महिला उसमें बढ़ा चढ़ा के प्रॉपर्टी लिखती है, बढ़ा चढ़ा के उसमें इनकम लिखती है और अपना एफिडेविट दाखिल करती है। और मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, मजिस्ट्रेट कॉन्विनियंस लेके स्वतः अपने संज्ञान से, अपने बुद्धि विवेक से एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं। उस अमाउंट को देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता है, वो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे हम बात करना चाह रहे हैं, क्या मजिस्ट्रेट जो महिला ने जो कथन दिए हैं, जैसे कि सपोज महिला ने बता दिया कि 80,000 सैलरी है या 90,000 या 1,00,000 सैलरी है या 20,000 सैलरी है, XYZ जो भी है, तो उसको साबित करने का भार किस पे है? क्या वो प्रतिवादी से, जो रिस्पोंडेंट है, क्या उससे वो सबूत तलब कर सकते हैं? तो मैं आज इसी मुद्दे पे बात करने चाह रहा हूँ। जो सीआरपीसी 125 में अगर इनकम के बारे में या कोई ऐसा कथन एफिडेविट पे दिया गया है और उसके बारे में जो महिला है, महिला को ही साबित करना है, उसी को साबित करना होता है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो महिला के ऊपर है। उसी को इनकम शो करना होगा, उसी को आयकर रिटर्न वगैरह जो कुछ भी है, XYZ जो भी आते हैं लीगल में, जो भी चीज़ें हैं वो उसी को प्रूफ करनी है। अगर इन द केस मजिस्ट्रेट आपसे अगर मांगता है, जो आप रिस्पोंडेंट हैं, आपसे अगर मांगता है कि नहीं आप सबूत लाइए, आपकी पत्नी ने इस तरीके से कथन दिए हैं, तो आपको सबूत देने का भार नहीं है। आप नहीं दे सकते, आप वहाँ पे आपत्ति दे सकते हैं, बिल्कुल आप बोल सकते हैं। और ये आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 का उल्लंघन है। और आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो अभियुक्त है, वो अपनी दोष सिद्ध साबित करने के लिए स्वयं साक्षी नहीं बन सकता। इसलिए अगर मजिस्ट्रेट आपसे अगर डॉक्यूमेंट मांगता है या एविडेंस मांगता है कि आपकी पत्नी ने यह एफिडेविट पर कथन दिए हैं, इतनी सैलरी बताई है, तो आप वहाँ पे आपत्ति देके ये चीज़ बोल सकते हैं कि सर ये आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 का उल्लंघन है, मैं प्रतिवादी हूँ
और मैं अपनी दोषियत साबित करने के लिए स्वयं साक्षी गवाह नहीं बन सकता, कोई भी ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकता। और अगर फिर भी ऐसा होता है तो आईपीसी सेक्शन 175 के तहत में ये अपराध कारित होगा, क्योंकि आईपीसी सेक्शन 175 के साथ में आर्टिकल 20 सब सेक्शन 3 जो है ना उसको पढ़ा जाएगा। आपने देखा होगा कि महिला है सीआरपीसी 91 की एप्लीकेशन कोर्ट में मूव कर देती है कि साहब प्रतिवादी जो है, रिस्पोंडेंट है, उससे दस्तावेज तलब किए जाएं, उससे डॉक्यूमेंट्स तलब किए जाएं। मजिस्ट्रेट उस पर ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आईपीसी सेक्शन 175 का साफ साफ अपराध कारित हो रहा है और इसमें 6 महीने की सज़ा है, 6 महीने से साल भर तक की सज़ा हो सकती है और उस पर जुर्माना भी हो सकता है, सज़ा जुर्माना दोनों हो सकता है। अब बात ये आती है अधिकांश आपने देखा होगा कि महिला सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत में अपने हस्बैंड की डिटेल्स मांगती है, इनकम रिटर्न्स, पेमेंट स्लिप, ये सारी चीज़ें मांगती है। तो आप वहाँ पे आपत्ति दे सकते हैं, आप उनको ये बता सकते हैं कि हमारे मामले विचाराधीन हैं और मामले विचाराधीन होने के नाते आर्टिकल 20 सब सेक्शन 3 का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। हमारी ऐसी कोई भी सूचना नहीं दी जा सकती है, क्योंकि जो सबूतों का भार है वो प्रतिवादिनी पे है, वो इसी को साबित करना है। इसलिए सीआईसी जो सेंट्रल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है उसने कई सारे ऐसे रूलिंग निकाले हैं, कई सारे ऐसे जजमेंट दिए हैं। उसमें कहा है कि अगर मुकदमे विचाराधीन है तो कोई भी पत्नी अपने पति की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकती है, क्योंकि आरटीआई एक्ट जो है ना वो पब्लिक प्रॉपर्टी पे काम करता है। पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो भी होगी ना उसी को हम आरटीआई के तहत मांग सकते हैं। लेकिन जब पर्सनल की बात आ जाती है और मुकदमे विचाराधीन है तो कोई भी नहीं मांग सकता। अगर आपका विभाग या कोई भी अगर आपकी इन्फॉर्मेशन दे देता है गलत तरीके से, तो आप उसके खिलाफ में माननीय न्यायालय में जा सकते हैं और आपत्ति दाखिल कर सकते हैं कि सर ये अपराध किया गया है, आईपीसी सेक्शन 175 का अपराध किया गया है, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 20 सब सेक्शन 3 का अपराध किया गया है, और आप उसको वहाँ पे 175 में आप उसको मुलजिम बना सकते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। इसलिए आपको अपना मूवमेंट करना है, आपको डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, और ये देखना है कि कोई भी गलत तरीके से आपका कोई भी ऐसा साक्ष्य उसके पास तो नहीं चला गया। और फाइल में अगर कोई साक्ष्य अगर लगा हो, जैसे आरटीआई से उसने कोई साक्ष्य ले लिया है और उसमें लगाया है, तो आप जिस अथॉरिटी ने उस डॉक्यूमेंट को दिया है, उस साक्ष्य को दिया है, आप उसके खिलाफ में कार्रवाई की मांग कर सकते हैं, उसके खिलाफ में रिट याचिका दायर कर सकते हैं। तो आपको पहले ये बात समझनी पड़ेगी कि हमें अपना बचाव कैसे करना है, मेंटेनेंस में कैसे अपना बचाव करना है, 125 सीआरपीसी में हमें किस तरीके से मूवमेंट करना है, किस तरीके से हम अपनी बात रखनी है। कोई भी मजिस्ट्रेट, कोई भी अधिकारी, कोई भी कार्यवाहक मजिस्ट्रेट किसी भी एक्ट का, किसी भी कानून का वायलेशन नहीं कर सकता। अगर आप अपनी बात अच्छी तरीके से रखेंगे तो आपको सुना जाएगा। तर्क वितर्क हो सकते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन कानून और अधिनियम के तहत में अगर आप किसी एक्ट के दायरे में अगर बात कर रहे हैं तो वो उल्लंघन नहीं किया जाएगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है। एक जजमेंट था श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, उसमें भी कही गई है कि अक्यूज्ड से सीआरपीसी 91 के तहत में या किसी भी तरीके से प्रतिवादी से मजिस्ट्रेट डॉक्यूमेंट्स तलब नहीं कर सकते। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सीआरपीसी 125 हो या डोमेस्टिक वायलेंस हो, इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो महिला के ऊपर है और महिला को ही अगर साबित करना है। और इन द केस अगर महिला साबित नहीं कर पाती है और फाइनल आदेश अगर हो जाता है आपके ऊपर, तो आप
उसके खिलाफ़ में उसी आदेश के साथ, उसके एफिडेविट के साथ आप CRPC 195 के तहत में IPC 193, 199 और 200 के तहत में आप उसी न्यायालय में जहां आपका आदेश पारित हुआ आपके खिलाफ, उसी में आप परिवाद दाखिल कर सकते हैं। बाकी की जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो आप हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है 7906300632 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और हम सशुल्क काम करते हैं और इसी से आप लोगों की मदद हो जाती है और काफ़ी परिवारों को हम बचा चुके हैं। और अच्छा लगता है कि हम लोग सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, एक दूसरे के परिवार को बचा रहे हैं, पुरुषों को बचा रहे हैं। और जो सच होगा, सच के आधार पे हम उसकी मदद करेंगे, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, इट डजंट मैटर, लेकिन सच्चाई के साथ। इसलिए हमारे वीडियो को देखते रहिए। आगे नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्योंकि हमारे वीडियो जितने भी आएंगे वो सारे के सारे अधिकांश जो होंगे वो फैमिली मैटर्स पे आएंगे, चाहे वो CRPC 125 की बात हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस 2005 की बात हो, या डोरी हरेसमेंट की बात हो, या फिर डाइवोर्स की बात हो, या हिंदू मैरिज एक्ट की बात हो, या हिंदू गार्जियनशिप वार्ड एक्ट की बात हो, या गार्जियनशिप वार्ड एक्ट की बात हो। और आगे धीरे धीरे करके हम रेवेन्यू एक्ट की भी बात करेंगे, लैंड एक्ट की भी बात करेंगे, प्रॉपर्टी ट्रांसैक्शन एक्ट की भी बात करेंगे। तो धीरे धीरे हम आपको बताते जाएंगे कि किस तरीके से आपको अपने परिवार को बचाना है, इन महिलाओं से कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है। और जो भी काम करवाएंगे हम आपके हाथ से ही करवाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय बताएं, ताकि कि हम आगे भी आपके कमेंट के अनुसार में वीडियो बना पाएँ। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है, बहुत लोग परेशान हैं, मेंटेनेंस लग रहा है, मजिस्ट्रेट लीगल तरीके से एग्जीक्यूशन पे ही उनको जेल भेज देते हैं। इन सब चीज़ों से बचना है। 125 सबसेक्शन 3 के एग्जीक्यूशन के बारे में भी हम वीडियो बना चुके हैं। हम पिछले वीडियो में ये भी बता चुके हैं कि महिला को जेल कैसे भेजना है। हम पिछले वीडियो में ये भी बता चुके हैं कि जब जेलिंग होती है तो वो इलीगल जेलिंग कैसे इलीगल जेलिंग हम साबित कर सकते हैं। इन सारे मुद्दों पे हम आगे बात करते रहेंगे। अब हमारा वीडियो जो है वो देखते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज हम फंसे हैं, कल आप फंसेंगे, आपका कोई सगा संबंधी फंस सकता है। और पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन पुरुषों का बचाव उन्हीं कानूनों में है जो कानून महिलाओं के लिए बने हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप लड़ कैसे रहे हैं। इसलिए हम यहीं पे आपसे विदा लेते हैं और आशा उम्मीद के साथ में अगला वीडियो हम लेके आएंगे कि चाइल्ड कस्टडी कैसे ली जाए। हिंदू गार्जियनशिप एक्ट 1956 के तहत में माइनर बच्चे हैं, उनको कैसे लिया जाए, उनको किन तथ्यों के आधार पर सौंपा जाए, माँ के पास रहेंगे या पिता के पास रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है, देखते रहिए वीडियो और YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन